नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट। आज हम बात करेंगे हमारे इस नई सीरीज के बारे में जो कि मैंने रन की आप लोगों के साथ में 7 बजे 7 सवाल लोकेश सर के साथ। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को 7 अर्थमेटिक क्वेश्चंस करवाऊंगा। अलग अलग एग्जाम्स के फोकस रहेंगे दोस्तों, मतलब फोकस इन द सेंस हम पूरे कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन में आपको पूरे विद रीजन से समझाऊंगा और उनकी पॉसिबल ट्रिक के साथ उनको कैसे सॉल्व करेंगे और वो कौन से एग्जाम से रिलेटेड हैं, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये सीरीज वाकई में बहुत इफेक्टिव रहेगी अगर आप डेली बेसिस में इसको फॉलो कर रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे इसका एक वीडियो अपलोड होगा और उसमें मैं 7 अर्थमेटिक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो फॉलो कीजिएगा आज के हमारे इस सेकंड वीडियो के लिए। अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। मैं इसका लिंक अपने फेसबुक पेज पे प्रोवाइड करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे अपने पेजेस पे शेयर करें, क्योंकि जितना आप इसको स्प्रेड करेंगे उतना ये नए स्टूडेंट्स के पास में पहुंचेगा और शायद हमें और अच्छे लोग फॉलो कर सके ताकि हमारा और मोमेंटम बन सके। ठीक है, सो आई रिक्वायर्ड योर वैल्यूएबल सपोर्ट फॉर दिस माई पर्टिकुलर सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस सीरीज को। और दोस्तों 17 जून से मेरा नया बैच कंप्लीट डीआई शुरू होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस को। ये लोकेश, ये मेरा कोड है, अगर आप ये अप्लाई करेंगे यू विल गेट स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट ऑन योर सेलेक्टेड कोर्सेज। ओके, बैंकिंग के लिए जो फीस रहती है 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे 6,000 रुपये है, लेकिन मेरा कोड अप्लाई करने के बाद दिस बिकम 5,400 रुपीज़। और इस फीस में आपको सिर्फ मेरे ही लेक्चर नहीं, जितने भी फैकल्टी अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं बैंकिंग के लिए, उन सभी के वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको कहीं तकलीफ ना जाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है मेंस लेवल या थोड़े अच्छे लेवल पे जब क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये कहता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर 1 इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन रिवर 2। यानी दो अलग अलग रिवर्स हैं, तो एक का स्पीड में R1 मानता हूं और एक का स्पीड में R2 मानता हूं। तो सपोज R2 का स्पीड अगर x है तो R1 का स्पीड रहेगा x प्लस 2। गॉट इट। इसके बाद ये कहता है द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन रिवर 1 इन डाउनस्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन रिवर 2 इन अपस्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर। ये किसका सम दे रहा है ये आप ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन रिवर 1, तो रिवर 1 में स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो मान लीजिए बोट का स्पीड अगर सपोज u है और बोट 1 रिवर 1 के अंदर डाउनस्ट्रीम स्पीड ले रहा है, तो रिवर 1 का स्पीड कितना था दोस्तों, x प्लस 2 ले सकते हैं। एंड स्पीड ऑफ द बोट इन रिवर 2 इन अपस्ट्रीम इज 32 किलोमीटर। तो बोट वही है u, अपस्ट्रीम तो माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 32। गॉट इट, ये इसने दिया है आपको। तो देखिए नोटिस करिएगा x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इधर भी है तो माइनस में जाएगा तो यहां 30 रह जाएगा एंड दिस बिकम 2u। तो 2u इज इक्वल टू 30 यानी u इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गया होगा। काफी आसान है, लेकिन लैंग्वेज को पकड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी वेरी स्मूथ। आगे बढ़ता हूं, फिर ये कहता है अ बोट कैन कवर 48 किलोमीटर इन रिवर 1 इन अपस्ट्रीम इन 4 आवर एंड 48 मिनट्स। तो देखिए इससे आपको इसका अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा, कितना होगा। तो देखिए 48 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितनी देर में, 4 घंटे 48 मिनट में। तो 4 आवर अपनी जगह ठीक है, 48 मिनट को मैं अगर मैं आर में बदलता हूं तो 60 से डिवाइड होगा, दिस बिकम 4/5। सो द टाइमिंग विल बी 24/5 आवर। गॉट इट। तो देखिए टाइमिंग में यहां लगा देता हूं 24/5 को, तो 24 से 48 गया 2 बार। तो यानी इसका जो स्पीड निकल के आ रहा है अपस्ट्रीम स्पीड, दिस विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। क्लियर। तो देखिए दोस्तों रिवर 1 की बात हुई थी, दिस वाज फॉर रिवर 1 और ये अपस्ट्रीम का स्पीड और बोट का खुद का स्पीड 15 था। यानी करंट का स्पीड क्या रहेगा, तो रिवर 1 की स्पीड का रहेगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी R2 यानी सेकंड रिवर की स्पीड क्या रहेगी, बोट पानी की स्पीड, तो 3 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट।
पूछा क्या है भाई साहब ने, तो ये कहते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन रिवर 2 ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम। तो रिवर 2 में डाउनस्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो रिवर देखिए u इज 15 एंड डाउनस्ट्रीम रिवर की करंट स्पीड इज 3, तो व्हाट वुड बी द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, 18 किलोमीटर पर आवर। सो माय आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आया होगा, एकदम आराम से समझाया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इन इंग्लिश ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से क्लियर रहे। देखिए ही इज सेइंग दैट देयर आर टू रिवर्स, रिवर 1 एंड रिवर 2, and speed of the current in river 2 is 2 km per hour more than river 2. Got it? If the speed of river 2 is x, then river 1 speed will be x plus 2. Got it? Now they have given you the two speeds, the sum of the speed of a boat in river 1 downstream and sum of the boat speed of the boat in river 2 in upstream. So downstream means boat's speed plus current's speed. So boat's speed we can assume as u. Current speed in river 1 is x plus 2, so we have taken it as plus x plus 2, and upstream speed in the river 2, so boat's speed is u minus river 2's speed we have assumed as x, so minus x, and that is equal to 32. So we'll solve this equation. X and minus x cancel out, 2 will send it here for minus, so this become 2u is equal to 30. It means u is equal to 15 km per hour. Got it? स्पीड ऑफ द बोट विल बी 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ दे हैव गिवन यू द वन इक्वेशन, अ बोट कैन कवर 48 किलोमीटर इन रिवर 1 इन अपस्ट्रीम in 4 hours 48 minutes. So they have given you the distance traveling in the upstream distance and the time also 4 hours and 48 minutes. So we get the value of speed in upstream. So river की speed in upstream we can calculate from here. 48 kilometer and timing is 4 hours 48 minutes, so we convert it into hour. So 48 divided by 60, this become 4 by 5, so 4 sahi 4 by 5, this become 24 by 5. So distance is 48, timing is 24 by 5, so we get the speed as 10 kilometer per hour. So your upstream speed is 10 kilometer per hour and boat's still water speed is 15 kilometer per hour. It means river's speed is 5 kilometer per hour. So speed of river 1 is 5 km per hour. So then the speed of the river 2 will be 3 km per hour. So then what would be the downstream speed? So 15 plus 3, it means 18 km per hour. Very simple. Next question. Second question. We have to solve it. It's a very interesting question. We focus on that. Okay. So that is the concept of partnership. Okay. Whenever question on partnership is asked, the thing is that profit share is always equal to इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये जो बेस कंसेप्ट है पार्टनरशिप में हमेशा लगता है। जब भी आपको किसी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको याद रखिएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसी के ऊपर आपका पूरा कंसेप्ट टिका रहता है। गॉट इट? क्लियर? तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ये कहता है ए एंड बी दो फ्रेंड्स हैं, दे आर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 18,000 एंड 24,000। तो यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 18,000 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 24,000 एंड आफ्टर 6 months ए इन्वेस्टेड 4,000 एंड बी विड्रॉ फ्रॉम 4,000। गॉट इट? एंड एट द सेम टाइम सी ज्वाइंड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रूपी पी। तो यानी 6 महीने के बाद सी उनको ज्वाइन करता है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ पी। गॉट इट? फिर ये कहते हैं इफ आफ्टर एन ईयर द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इसका कहने का मतलब है कि ए का जो प्रॉफिट है एक्स है और बी का प्रॉफिट वाई है एंड द प्रॉफिट ऑफ सी इज एक्स प्लस वाई बाई 2। यानी सी का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो ए और बी के मिडिल में रहेगा या उनका एवरेज रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। गॉट इट? अब देख के ऐसा लग रहा है यार ये एक्स और वाई भी फंसाएगा, 2-3 कंपोनेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए ए भाई साहब कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 18,000, तो आई टेक इट एज 18। बी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 24,000। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के लिए है। जब भी आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज 6 महीने बाद आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि टाइमिंग कांस्टेंट निकाला जा सकता है। तो यानी ये जो 18,000 लगाएगा 6 महीने और ये 24,000 जो लगाएंगे ये भी 6 मंथ के लिए। सो 18,000 फॉर 6 months and 24,000 फॉर 6 months। आई एज्यूम इट एज 18 and 24। गॉट इट? Now after 6 months A is investing 4,000 more, so we'll increase it for 4, so this become 22,000, 22 and 6. Now B withdraw 4,000 after his from his investment, so 24 minus 4 it become 20 into 6 and
C has come with the investment of P for the 6 month only. C is coming after 6 month, तो P 6 महीने बाद ही आया है, तो यानी उसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट विल बी फॉर 6 मंथ. सो नाउ फॉलो दिस. सब में 6 कॉमन है, कट कर दो. ये भाई साहब क्या बनेंगे? तो 18 और 22 40, 20 और 24 24 प्लस 20 दिस बिकम 44. सी जो है इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का एवरेज है, तो प्रॉफिट का एवरेज है, तो 40 प्लस 44 84 का हाफ, यानी ये 42 होना चाहिए. करेक्ट. अब देखिए हमने इनको वही वैल्यू माना था, 18 ही माना, इसको 22 ही माना, इसको 24, क्योंकि हजार हमारा कांस्टेंट है इधर. तो यानी सी का जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा दैट वुड बी 42,000. सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मेटिंग वॉज वेरी गुड. अगर मैं इसमें ऑप्शन में CND दिया होता तो और जबरदस्त बन जाता. काफी बच्चे पढ़ने के बाद CND टिक करते थे, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू का लेना देना नहीं था. तो हमसे पूछी भी तो नहीं है दोस्तों, एक्स और वाई हम नहीं बना पाएंगे, कितना होगा हमसे पूछा भी तो नहीं है. हमसे पूछा है बताइए सी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी विच इज कंसिडर्ड एज पी, तो उसकी वैल्यू हमें निकालना था. आई होप समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन पढ़ने में जितना डिफिकल्ट था सॉल्यूशन उतना ही आसान था इसका. गॉट इट. आगे बढ़ता हूं. तीसरा क्वेश्चन आज के दिन का जो हम कवर करेंगे, थर्ड क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन सेंस दोनों का मिला के क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना. ये कहता है अ बॉक्स कंटेन एक्स नंबर ऑफ पेंसिल, यानी आपके पास एक बॉक्स है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पेंसिल है, कितना है मुझे नहीं पता. फिर कहते हैं व्हेन शॉपकीपर सेल द पेंसिल एट ₹8, यानी जब आप 8 रुपए में उसको बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है 720 रुपए का. एंड व्हेन ही सेल एट ₹3 देन ही अकर्ड अ लॉस ऑफ ₹480. सो फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ एक्स. तो यहां पे क्या इशू हो रहा है, थोड़ा सा ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं. यहां पे आपको सेलिंग प्राइस पर पेंसिल का दे रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट दे रहा है. यहां पे पर आर्टिकल का नया सेलिंग प्राइस दिया है और पर आर्टिकल का नहीं, ओवरऑल लॉस दिया है. तो इसको कैसे डील करेंगे ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है. काफी सारे बच्चे यही समझ गए होंगे इक्वेशन कैसे बनेगा, मेथड क्या होगा. नहीं, कॉमन सेंस. मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग, रेलवेज और SSC दोनों तरह के एग्जाम में बनते हैं. ठीक है ना. तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश है, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. क्या नहीं है मैं समझाता हूं, ध्यान में रखिए दोस्तों. अगर आपके पास कोई आर्टिकल है जिसका CP मान लीजिए 100 है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं. मान लीजिए आप उसको पहले बेच रहे थे 140 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था 40 का. अब आप उसको बेच रहे हो 80 रुपए में, तो अब आपको लॉस कितना हो रहा है 20 रुपए का. गॉट इट. तो देखिए होता क्या है, पहले 40 रुपए का प्रॉफिट था, अब आपका 20 रुपए का लॉस हुआ है. एक बात बताइए, आपके सेलिंग प्राइस में चेंज कितना है, 60 रुपए का है कि नहीं. और आप 40 रुपए प्रॉफिट से 20 रुपए लॉस में चले गए हो, तो इनके बीच में भी डिफरेंस 60 का ही है कि नहीं. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, व्हेन योर कॉस्ट इज कांस्टेंट, यानी आप अगर अपने कॉस्ट को चेंज नहीं करते हो और जितना आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाते हो वो सारा इंक्रीमेंट प्रॉफिट में चला जाता है. जैसे आपने सेलिंग प्राइस में चेंज किया 60 रुपए का, 60 रुपए से घटाया तो आपका प्रॉफिट भी 60 रुपए कम होगा. तो पहले प्रॉफिट 40 रुपए का हो रहा था, अब 60 रुपए कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको 20 रुपए का लॉस मिला. बात समझ में आई क्या? ये लॉजिक हमेशा अपने साथ रखा कीजिए, कभी गलत नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन. अब ध्यान से सुनिए, पहले उसको 720 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में उसको 480 रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो अब एक बात बताइए, टोटल सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आया होगा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आया होगा. तो देखिए 720 प्लस 480, जो आपका चेंज होगा 720 प्लस 480 हो जाएगा, यानी 1200 रुपए. गॉट इट. तो ये आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस का चेंज है. और एक आर्टिकल में कितना चेंज आया, 8 से 3 रुपए की है, यानी एक आर्टिकल के प्राइस में कितना चेंज आया आपका 5 रुपए का. तो 1200 डिवाइडेड बाय 5 यानी 240. तो यानी नंबर ऑफ पेंसिल कितने थे दोस्तों, 240 थे. 240 वुड बी माय आंसर. एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंगल लाइन में बना के खत्म. क्या किया वापस से सुनिएगा. देखिए, व्हेनेवर योर कॉस्ट प्राइस इज कांस्टेंट and you are changing the selling price, whatever you are increasing it or decreasing it, the total change will go in the profit. The total change will go in the profit. If you are reducing your cost by 60 rupees, then your profit will reduce by 50 rupees. Simple logic. Got it? तो यहाँ पे क्या हुआ था, now in this question, earlier your profit was 720 and now you are losing of 480. It means what is the change in your selling price? तो 720 plus 48 is your total change of selling price. So that will become 1200. And each article selling price change is 5 rupee. Earlier you are selling it for ₹8. Now you are selling it for ₹3.
So what would be your change in selling price of one article? That is 5 rupees. And your overall change is 1200 divided by 5. This become 240. So number of the article is 240. I hope clear रहा होगा. आगे बढ़ता हूं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा. देखिए, अ मिक्सचर कंटेन्स x लीटर ऑफ वाटर एंड 80 लीटर ऑफ मिल्क. मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको बना के. तो देखिए, अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, उसमें वाटर और मिल्क लिखा हुआ है. किस में है? वाटर x है और मिल्क कितना है भाई साहब? 80 है. गॉट इट. अब ये कहता है मिक्सचर में से क्वांटिटी निकाल दिया और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दिया. एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप मिक्सचर में से कुछ पार्ट निकाल रहे हो और सेम पार्ट ऐड कर देते हो तो आपका जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो सेम रहता है. मान लीजिए आपके पास मिक्सचर में 100 लीटर था, ठीक है, वट एवर इज द रेशियो मिल्क और वाटर, आई डोंट केयर ऑफ इट. अगर आपके पास 100 लीटर था, अगर आपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला है और 20 लीटर पानी मिला दिया है, तो ऐसा करने से जो वापस से क्वांटिटी मिलेगी ओवरऑल वो तो 100 ही रहेगी ना. आपने 20 लीटर निकाल के 20 लीटर मिला दिया. हाँ, मिल्क और वाटर आपस में चेंज होते जाएंगे, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी विल रिमेन 100 ओनली ना. तो सेम हैपन हियर. आपका जो टोटल क्वांटिटी 80 प्लस एक्स, तो लास्ट में भी 80 प्लस एक्स ही रहा होगा. ये बात समझनी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए. आगे, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 5:7. यानी आपका जो फाइनल मिक्सचर है, आपने मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, और ऐसा करने से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों, दैट बिकम्स 5:7. एंड इफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 70 लीटर, यानी फाइनल मिक्सचर के अंदर क्वांटिटी ऑफ दिस वाटर इज 70, तो यानी ये 50 हो जाएगा. यानी आपका ओवरऑल क्वांटिटी 120 हो जाएगा. यानी आपका फाइनल मिक्सचर 120 का है, तो इनिशियल मिक्सचर भी 120 का ही रहा होगा, तो यानी ये 40 हो जाएगा. पूरा रिलेटेड है. तो आपको निकालना क्या है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर. तो आपने कितना पार्ट रिप्लेस किया है वो निकालना है. अब ध्यान से सुन लो. देखिए, मिल्क कितना था? 80 था. कितना रह गया नए मिक्सचर में? 50. गॉट इट. और आपने पानी मिलाया, मिल्क नहीं मिलाया, तो मिल्क जितना रिमेनिंग में होगा, जो फाइनल मिक्सचर में रहा होगा, ठीक है ना, उतना ही रिमेनिंग में भी रहा होगा. तो यानी आपने 80 से 50 कर दिया, यानी मिल्क कितना निकाले आप? 30. देखिए, वाटर और मिल्क का इनिशियल रेशियो अगर आप नोटिस करेंगे 1 और 2 है, तो अगर आपने 30 लीटर मिल्क निकाला है तो पानी भी 15 निकाला होगा. यानी निकाला गया मिक्सचर कितना था? 45 लीटर का था. 45 लीटर निकाला गया मिक्सचर. तो ये जो 45 लीटर है, 120, यानी इनिशियल मिक्सचर का कितना प्रतिशत है? 15 से जाएगा 3/8. 3/8 यानी 37.5%. बात खत्म. मज़ेदार था. क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से रखी गई थी. आजकल की डेट में बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससी मेंस में मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये टाइप आना बहुत कॉमन है, ठीक है ना. तो प्लीज ध्यान में रखिए, क्वेश्चन डुएबल था, लैंग्वेज घुमाने वाली थी. जिसको ये सेंस है कि यार अगर मिक्सचर में से अगर मैं कुछ पार्ट रिमूव कर रहा हूं और उसको मैं किसी और चीज से सेम क्वांटिटी से रिप्लेस करूंगा, तो मेरा इनिशियल मिक्सचर और फाइनल मिक्सचर का जो क्वांटिटी आएगा दैट वुड बी सेम. इसने सबसे बड़ा हिंट यही दे दिया था कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7 था और मिल्क वाज 70, देन वाटर वुड बी 50, देन टोटल क्वांटिटी विल बी 120. इट मींस योर इनिशियल क्वांटिटी आल्सो वाज 120 and milk is 80, then water is 40. What is the initial ratio? That is 1:2. So if you have removed milk by 30 liter, then how much water you have removed? 15 liter. So 15 plus 30, so how much total quantity you have removed? 45 liter against 120 liter. So 45 upon 120, this become 3/8. So my answer is 3/8. So 3/8 is how much percentage? 37.5. Simple, बिंदास, बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है? ए लेंट बी ₹12,000. ए भाई साहब ने क्या किया है, बी को कुछ उधार दिया है. कितना उधार दिया है? 12,000 दिया है. ऑन सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर. तो देखिए दोस्तों, एक साल का एसआई और सीआई सेम ही होता है, तो मैटर नहीं करता है पहला साल एसआई था या सीआई था. हमारे लिए मैटर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि एसआई और सीआई सेम ही होते हैं पहले साल के लिए. इसके बाद एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी बोरोड ₹X मोर फ्रॉम ए. तो एक साल के बाद बी को वो पैसा भी काफी नहीं पड़ा, उसने और पैसा उससे ले लिया ए से, वो भी सीआई पे ही लिया है. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 25% एज प्रीवियस फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. अब वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा के ले रहा है. उसको पता लग गया बी को रिक्वायरमेंट है, वो मेरे पास ही बार बार पैसा लेने आ रहा है, तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का
25% से इंक्रीज कर दिया ऑफ प्रीवियस, यानी 20 पे 25% बढ़ा दिया। तो एक बात बताइए, 20 का 25% यानी 1/4 कितना होगा, 5, यानी सेकंड और थर्ड ईयर, देखिए पहले साल उसका इंटरेस्ट 20%, सेकंड ईयर भी 25% और थर्ड ईयर भी 25%। आर यू ओके विद दिस पार्ट और नॉट? पहले मुझे इतना बताइए। फिर ये कहता है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसको जो अमाउंट रिसीव होती है वो है 31250। गॉट इट? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो 31250 है, इसमें ये 12,000 वाला जो अमाउंट उसने लिया था लोन पे, इसकी भी अमाउंट चालू शामिल थी, और इसके अंदर जो इसने एक्स्ट्रा अमाउंट 1 साल के बाद लिया है उसका भी अमाउंट शामिल होगा। गॉट इट? और ये अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे कैलकुलेशंस वाइज वो आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला तरीका, 12,000 का 3 साल का अमाउंट कितना होगा निकाल लें इस तरीके से। कैसे मैं समझा रहा हूं, फोकस करना। 12,000, देखिए उसने ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया है मैं इसमें नहीं ऐड करता, 12,000 प्लस एक्स, ये फंडे में नहीं जाना। ये 12,000 अलग से उधार लिया था, इसका मैं अमाउंट निकाल लूंगा 3 साल बाद कितना होगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। 12,000 पहले साल का जो प्रिंसिपल है, पहले साल कितना इंटरेस्ट है, 20%, तो यानी आपका जो अमाउंट है 120% बन जाएगा, और 120% का मतलब होता है 6/5। तीसरे साल सेकेंड ईयर 25% है, तो यानी इसका जो अमाउंट क्रिएट होगा 125 होगा, तो 125% का मतलब होता है 5/4, और थर्ड ईयर भी 5/4। तो इसका अमाउंट निकाल सकते हैं हम लोग। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से ये गया 3,000, 4 से फिर ये गया 2 बार 3, फिर ये 2 से गया 1500। गॉट इट? तो 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 5 यानी 22,500। ये पार्ट किसी को समझ में आया क्या? बहुत सिंपल था। तो 22,500 हमारा, ये 12,000 जो उसने स्टार्ट किया था, उठाया था, उसका अमाउंट होगा आफ्टर 3 ईयर्स। गॉट इट? तो इसको अमाउंट रिसीव कितना हुआ था, 31250 हुआ था, माइनस कर दूं। सो 31250 इसका फाइनल अमाउंट है, उसमें से अगर मैं 22,500 माइनस कर देता हूं तो मुझे सेकंड जो अमाउंट इसने लिया उसका अमाउंट वैल्यू मिल जाएगा। तो सेकंड प्रिंसिपल जो इसने उधार लिया था 1 साल बाद, उसका अमाउंट वैल्यू मिल जाएगा। तो माइनस करते हैं, 250 में से 500, 250 का फर्क रखता है लेकिन नेगेटिव का, यानी ये 750 देगा। 30 माइनस 20 ये आएगा 8,750। गॉट इट? ये अमाउंट किसका होगा, ये जो एक्स वैल्यू उसने उधार ली थी आफ्टर 1 ईयर, यानी इसके ऊपर 2 ही साल इंटरेस्ट लगा होगा, और लेकिन दोनों साल 25 और 25% पे लगा होगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो अमाउंट एक्स लिया गया था ये 1 साल बाद लिया गया था। गॉट इट? तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा होगा केवल 2 साल लगा होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दोनों साल रहा होगा। ओके? तो दोस्तों 25% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, कल के लेक्चर में भी बताया था। तो 56.25%। गॉट इट? 56.25%, यानी अमाउंट कितना होगा 156.25%, और वो किसके बराबर है, 8750 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, तो इससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, मैं इसको आसान बनाता हूं आपके लिए समझना। देखिए 156.25%, ये समझा या नहीं? इसमें 100% तो आपकी x वाली वैल्यू होगी, प्लस 56.25% आपका इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, और मिला के अमाउंट। गॉट इट? अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए 100% अपने आप में 1 होता है, 56.25 तो ये 50 में ब्रेक कर सकता हूँ, 50 प्लस 6.25 जो होता है 1/16 होता है। तो यानी आपका जो अमाउंट होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/16 होगा। इसको कंपेयर कर दें, फ्रैक्शन में ये कितना निकलेगा, तो इनका एलसीएम 16 रहेगा, तो 16 प्लस 8 24 और 1 25, तो ये बनता है 25/16। दिस इज 25/16। तो यानी आपका जो अमाउंट है 25/16 है, सिंपल सा मतलब हो गया। तो 25,8750 के बराबर है, तो 16 कितने के बराबर होगा, कैलकुलेटेड। 25 से जाएगा 3 बार 75, 5 0 मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये आता है 5600, 5600। तो आंसर इज 5600, पहला मेथड। ठीक है? हालांकि मैंने एकदम आराम से बताया इसलिए समय लगा है दोस्तों, अगर मैं डायरेक्ट लेके जाऊंगा तो मुझे ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? अगर आपको ये तरीका पता है तो ये एक्सप्लेनेशन का समय बचा लेंगे आप। गॉट इट? ये पहला मेथड हो गया, ये समझ में आया क्या?
इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग करके बताई है, मैं फिर से बता देता हूँ। हुआ क्या था, आपने सबसे पहले 12,000 रुपये उधार लिए। पहले साल आपका इंटरेस्ट 20% था और नेक्स्ट 2 ईयर आपका जो इंटरेस्ट था वो 25% लगा। गॉट इट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस 12,000 का अमाउंट निकाल के देखा कितना होगा। तो 12,000 का अमाउंट हमने निकाला 6/5, 5/4, 5/4 ये करके, तो ये आया 22,500। तो हमें मिल कितना रहा था अमाउंट, 31,250 मिला था, तो घटा दीजिए। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट होगा 8750, ये किसका अमाउंट होगा, तो ये जो इसने एक साल बाद अमाउंट और उधार लिया है उसकी वैल्यू है, उसका अमाउंट है ये। तो वो खुद अपने आप में 100, और ये दो इंटरेस्ट लगेंगे 25 और 25 के ऊपर। तो 25 और 25 के ऊपर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है 56.25। तो प्रिंसिपल 100 और 56.25, तो ये बनाएगा 156.25%, और ये किसके बराबर, 8750 के, एंड दैट इज इक्वल टू 100। मैंने ये तरीका समझाया, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया। फ्रैक्शन में कैसे बदला, 100% 1 रखा, 50% हाफ होता है, और 6.25 इज इक्वल टू 1/16। इनको इक्वेट किया तो ये आया 25/16। तो यानी 25 अगर 8750 है तो 16 कितना होगा, तो आपको अपना नया इन्वेस्टमेंट जो किया था आपने एक साल बाद उसकी वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ 5600। ये पार्ट समझा या नहीं, ये बताइए आप मुझे। पहला मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है एट प्रेजेंट, अगर हम जा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जितना भी समझ पा रहा हूँ मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग रिपीट देख सकते हो, ठीक है। यू कैन वॉच द रिपीट ऑफ दिस, ओके, गॉट इट, क्लियर रहा। अब मैं इसका दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ, बाई चांस किसी और के मन में कुछ और चल रहा होगा कि सर ये ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसा करें वैसा करें तो कैसे होगा, ठीक है। तो एक और मेथड है जिसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सेकेंड, एक कॉल बैठ रहा था मेरा काफ़ी देर से, 1 सेकंड दोस्तों, केवल 1 सेकंड। यस, सॉरी, क्लियर है, यस। तो ध्यान से समझना, इसका जो तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दूसरा मेथड, तो वो भी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है फॉलो करना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का अगेन, ठीक है। तो अलग से समझा रहा हूँ, इसका एक और मेथड समझा देता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत कन्फ्यूजन ना रहे। एक बात समझना, आपने शुरुआत में कितना अमाउंट दिया था, 12,000 एक साल के लिए, इसके ऊपर 20% लगाया गया इंटरेस्ट, बात समझे। तो ये कितना बन गया आफ्टर 1 ईयर, इतना बता दो, एक साल बाद। तो 12,000 का 20% अगर आप लेंगे 2400 होगा, यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट है वो बन जाएगा 14,400। ये बात समझ में आई, ये बात किस किस को समझ में आई है। तो ये एक साल बाद का आपका अमाउंट हो गया कि नहीं, आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट, ये पार्ट क्लियर है। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, अब आपने क्या किया, इसमें कुछ अमाउंट ऐड कर दिया, यानी 14,400 में कुछ ऐड कर दिया, गॉट इट। और इस वजह से 2 साल बाद, मतलब 2 साल और इन्वेस्ट किया आपने, लगाया 3 साल के लिए, तो 1 साल तो आप ले चुके हो। अब आपने बचा हुआ जो इसमें ऐड करने के बाद आपने एक्स ऐड कर दिया, तो अब जो नई वैल्यू आई है उसको आपने इंटरेस्ट पे लगाया है 2 साल के लिए, और ईच ईयर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 25%। भाई 20% का 25% बढ़ा दिया, यानी 5% बढ़ा दिया, यानी आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% ही हुआ। तो ये जो इंटरेस्ट है 2 साल के लिए कैलकुलेट हुआ होगा, तो अगेन वही बात होगी, 25% 2 साल का कितना होता है, 56.25। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 156.25, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट इज इक्वल टू 31,250। तो इससे 100% निकाल लेते हैं, कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको पॉइंट हटा के इधर 0 पर चढ़ा दूँ, अब आप नोट करिए ये इसका जस्ट डबल है, 156.25 का जस्ट डबल है 312.50, तो 2 बार, तो यानी आपके पास वैल्यू निकल के आ गई 20,000, गॉट इट। हाँ, तो ये 14,400 एक साल बाद हो गया था, इसमें आपने कुछ अमाउंट मिलाया, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 20,000। तो यानी अगर आपने 20,000 इन्वेस्टमेंट दोबारा की थी, तो इसमें से 14,400 में माइनस कर दूं तो मुझे मेरा एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। तो 20,000 माइनस 14,400, दिस बिकम 5,600। समझा, क्लियर, ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज़ समझाया तो ये अच्छे से इसलिए समझ में आया क्योंकि पीछे हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी आपको। आप ये मत समझना ये शॉर्ट है, बहुतों के मन में आएगा ऐसा ये तो शॉर्ट हो गया, नहीं, यहाँ पे मैंने 25% का वाला वो वाली कहानी पहले ही समझा दी आपको, आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी, इसलिए आपको शॉर्ट लगेगा। दोनों मेथड अपनी जगह एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, गॉट इट, क्लियर। एग्जाम में जो प्रोसेस पहले क्लिक हो उसको लगाने का, बिंदास, गॉट इट, क्लियर।
मज़ेदार क्वेश्चन था ये। आपके एसएससी के एग्जाम के लिए भी अच्छा एक क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी और रेलवे में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फॉलो करिएगा दोस्तों। ज़बरदस्त क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एकदम अच्छे क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस और ज़बरदस्त कंसेप्ट और पैटर्न के साथ में। ठीक है, क्लियर? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शायद आपको ना आती हो, बट इसको अप्लाई करते आना चाहिए बस। क्लियर? अगला छठा क्वेश्चन आज के दिन का, फॉलो करिएगा। बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पता है क्या होते हैं, ये गेम चेंजर होते हैं ये क्वेश्चन। क्योंकि जिसको क्लिक हो गया, बनाना आ गया, जिसने लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लिया, वो बना जाता है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। लेकिन जिसको समझ में ही नहीं आया, वो 2-3 तरीकों से समय बर्बाद करता है। एक तो पढ़ने में 2-3 बार पढ़ेगा, उसके बाद तीसरा गलत सॉल्व कर देगा अगर कुछ नहीं समझ में आया, अगर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया लैंग्वेज का। तो ये ऐसे क्वेश्चन, ये गेम चेंजर होते हैं। ठीक है ना? टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये एस टाइप के क्वेश्चन। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है देयर आर 2 सीरीज। पहली सीरीज S1 है और इस सीरीज में 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर समझते हो? यानी कंप्लीट नंबर होंगे, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, और पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं चाहिए हमें। ओके, हुज ईच टर्म इज 2 मोर देन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब ये खतरनाक लाइन है, अगर ये क्लिक हो गई तो बना ले जाओगे, नहीं क्लिक हुई तो सपाट समतल। देखो ये कह रहा है इसकी ईच टर्म जो है वो 2 ज्यादा है, किससे? कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 से। एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए मान लीजिए आपके कंसेक्यूटिव मल्टीपल और 3 है कुछ, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। मैं 9 से लेता हूं, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये क्या कहलाएंगे? कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। और वो कहता है इनसे 2 ज़्यादा है, यानी ये 11 होगा, ये 14 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 25 नहीं, 2 ज़्यादा है, 23 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 3-3 ही रहेगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 3-3 ही रहने वाला है। बट ये नंबर है क्या मुझे नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म को मैं x मान लूँ। हाँ, पहली टर्म को मैं x मान लूँ, दूसरी टर्म x+3, तीसरी टर्म x+, 3 का फर्क है, x+6, चौथी टर्म x+9। आर यू ओके विद दिस? तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3-3 का ही रहने वाला है। इट मीन्स दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसने इनका आपको एवरेज दिया है। द एवरेज ऑफ S1 इज 18.5। अगर एवरेज 18.5 है तो सम कितना होगा? इंटू 4 कर दें, सो 72 और 2 74, तो यानी दैट इज इक्वल टू 74। ये पार्ट समझ में आया क्या? अब देखिए 4x, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 माइनस में भेज दो, तो 74 माइनस 18 विल बी 56। गॉट इट? यानी आपके x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 14, यानी आपकी पहली टर्म विल बी 14, यानी सीरीज यहां से शुरू हुई है आपकी। कहने का मतलब ये है। गॉट इट? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है देयर इज अनदर सीरीज S2 इज अ सीरीज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना? यानी आपके पास 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 5 की। गॉट इट? यानी 5 के मल्टीपल में 5 नंबर है। हुज थर्ड टर्म इज इक्वल टू द थर्ड टर्म ऑफ S1। यानी इनकी जो थर्ड टर्म होगी, एक बात बताइए, अगर आपके पास 5 नंबर, 1 2 3 4 5, इसकी जो थर्ड टर्म है यानी ये मिडिल वैल्यू, थर्ड टर्म वुड बी मिडिल वैल्यू, तो इसकी मिडिल वैल्यू इसकी थर्ड टर्म के बराबर है। देखिए अगर आपका पहला टर्म 14 है, देन 17, देन थर्ड टर्म वुड बी 20, तो यानी इसका भी थर्ड टर्म 20 ही होगा। और ये 5 के मल्टीपल है, टोटल 5 नंबर है, तो इनका एवरेज 20 रहेगा, यानी इनका सम कितना होगा? तो 20 × 5 यानी 100। सो आंसर इज 100। सिंपल, इसने सम ही पूछा है। तो व्हाट इज द सम ऑफ S2? तो सीरीज S2 का सम कितना होगा? तो आंसर इज 100। ये समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे बताइएगा। क्लियर है? ओके। ये पार्ट समझ में आया? तो इतना लेंदी नहीं था, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते थे। इसके अंदर की पॉइंट था ये स्टेटमेंट। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन लेना। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। गॉट इट? ये जो नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये तख्ता पलट देते हैं आपके एग्जाम्स का, मैं क्लियर बता देता हूँ। और आजकल नंबर के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बैंकिंग के मेंस में भी, एसएससी में तो हमेशा रहता ही है, रेलवे और एसएससी में नंबर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अजम्पशन है ये क्लियर कर देता हूँ, ये कैसे हो रहा है।
ठीक है, एक बार मैं क्लियर करके आपको समझा रहा हूँ, फॉलो करना एक बार, ठीक है। वापस से सुनिए, ये कह रहा है S1 है, एक सीरीज है जिसमें 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ईच टर्म इज 2 मोर देन, तो आपको ऐसा फील होगा यार हर टर्म में 2 का फर्क है, नहीं, ईच टर्म इज 2 मोर देन द कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी आपके पास कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 है और उनमें अगर 2 बढ़ा दिया जाए, तो यानी कहने का मतलब ये है इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का ही रहेगा। x+3, एक x है, x+3 है, एक x+6 है और एक x+9 है। समझ में आई ये बात? हाँ, नंबर 2 ज्यादा है किससे? कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 से, तो यानी हर टर्म में 2 ऐड करना है आपको और कुछ भी नहीं, लेकिन इनके बीच के डिफरेंस तो ये 3, 6, 9 यही बने रहेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 74। क्यों 74? एवरेज 18.5 है और नंबर 4 है, सो 18.5 इंटू 4 विल बी 74 ओनली, तो यानी इन चारों का जो सम है वो 74 है। तो यानी अगर आपको 4x देखना हो तो ये मिलके बनाएंगे 18 माइनस 74 माइनस 18 विल बी 56, इट मीन्स योर x इज इक्वल टू 14। तो ये जो पहली वैल्यू होगी वो x होगी, दूसरी वैल्यू 17 होगी और तीसरी वैल्यू 20 एंड देन 23। गॉट इट? ये चारों टर्म मिल गए। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक और सीरीज है S2 जो कि 5 नंबर है उसमें, यानी नंबर ऑफ टर्म 5 है उसमें, और ये सारे कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 5 के, यानी इनमें 5 का डिफरेंस रहेगा, और उसकी जो थर्ड टर्म है तो 5 नंबर है और उसकी थर्ड टर्म यानी मिडिल टर्म, ये टर्म, ये इसकी थर्ड टर्म के बराबर है S1 की, तो S1 की थर्ड टर्म भी 20 ही थी, तो ये भी 20 है, तो यानी इसका एवरेज भी 20 होगा, और टर्म 5 है तो एवरेज भी 20 है और टर्म 5 है, तो यानी देयर सम विल बी 100, तो आंसर इज 100। गॉट इट? क्लियर रहा? आसान, बहुत आसान, मक्खन, जो भी बोलना चाहो। आगे बोलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये कहता है बैग ए कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। ओके, रेलवे और बैंकिंग वाले अलर्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी हालांकि एसएससी में नहीं आता है, बट रेलवेज और बैंकिंग दोनों के अंदर ये वाला टाइप बैग वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आते हैं, ठीक है ना, तो फॉलो करिएगा। ये कहता है बैग ए कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स। तो आपके पास 2 बैग हैं, पहले बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और दूसरा बैग जो है उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। गॉट इट? अब वो कहता है आपको किसी एक बैग में से फ्रॉम वन ऑफ द 2 बैग्स अ सिंगल ड्रॉ ऑफ 2 बॉल्स इज मेड, यानी हम दोनों में से किसी एक बैग में से 2 बॉल उठानी है, 2 बॉल पिक करनी है, लेकिन किसी एक बैग में से पिक करनी है। तो याद रखिए जब भी कोई एक बैग में से पिक करने को बोलेंगे तो आपको बैग का प्रोबेबिलिटी भी लेना पड़ता है। तो आपके पास 2 बैग है, कोई एक बैग को यूज करना है यानी 1/2। तो मान लीजिए पहला बैग होता, सपोज इट इज फर्स्ट बैग, तो ये कहता है एक बॉल रेड और एक ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक बॉल रेड होगी तो यानी इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4C1, एक ब्लू होगी तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2। गॉट इट? दूसरा बैग, और दूसरा बैग में से अगर उठाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन देगा 5C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाय 9C2। गॉट इट? इसको सॉल्व करना है। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो आपके लिए आंसर सीधा सीधा है, तो सॉल्व करना सिखा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 4C1 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 4 ही होता है। 6C1 का वैल्यू 6 ही होता है। 10C2 का वैल्यू, तो 10 इंटू 9/2, ठीक है। C2 का जो वैल्यू होता है दोस्तों याद रखिएगा, NC2 जो होते हैं, तो ये बनता है n इंटू n-1/2। तो 10C2 क्या होगा? तो 10 इंटू 9, 10-1 यानी 9, तो 10 इंटू 9, 90 का हाफ 45, तो इट वुड बी 45 प्लस 5C1, तो 5C1 का वैल्यू 5, 4C1 का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 9C2, तो 9C2 का वैल्यू 9 8 72 का हाफ 36। गॉट इट? सॉल्व कर देते हैं। 3 से ये गया 2 बार, 3 से ये गया 15, 4 से ये गया 36, 9 टाइम्स। गॉट इट? तो ये मिलके क्या मिला? 8/15 प्लस 5/9। इसको सॉर्ट कर देते हैं, हाफ एज इट इज। तो ये 8/15 और 5/19 है, तो इसको हम एलसीएम ले तो 135 मिलेगा, 45 भी हो सकता था।
विल टेक एज 45, गॉट इट। तो 15 से 45 गया 3 बार, तो 8 दिया 24, तो 24 प्लस 9 से 45 गया 5 बार, 5 इंटू 5 25। तो ये आंसर आपको मिलेगा दोस्तों 49/90 यानी 90। तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन 49/90। गॉट इट? क्लियर रहा कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइएगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। एक एक मैंने प्रोसेस से बताया है, ठीक है। जब आप एग्जाम में होते हो तो ये स्टेप नहीं आना चाहिए था, बस ये बीच वाला जो स्टेप है ये नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इधर पुट किया है। Whenever you are writing the same question in exam, this step should not be in your process. Simple. That should be in your mind. Okay? It saves your time. Simple. Got it? तो I hope all 7 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़ बात करना चाहूँगा मैं, काफ़ी बार इन चीज़ों के ऊपर बात होती है, थोड़ा सा टॉक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी देखेंगे जो शायद पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फील होगा यार क्या ये लेवल, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो 2-4 बार वीडियो देख के शायद डिसर्टेन हो के या तो वो फॉलो नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, एक जो बड़ा प्रॉब्लम है जो बच्चों के माइंड में हमेशा रहता है, मैं हमेशा बात किया हूँ उस पर, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से बात कर रहा हूँ। हमेशा मैंने लेक्चर्स के बीच में, पढ़ाते समय, जब पर्सनली किसी ने मुझे कॉल भी किया है या मैसेज भी किया है, मैं हमेशा एक चीज़ पर फोकस करता हूँ। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, एक बात याद रखो, प्री और मेंस को अलग अलग करके मत पढ़ा करो। प्री और मेंस कभी भी अलग करके नहीं पढ़ने चाहिए। Whenever you are doing your studies, प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ चलते हैं। Got it? क्लियर? बहुत सारे बच्चे इस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि प्री पहले तैयारी कर लेता हूं, फिर मेंस निकलेगा तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लूंगा। वो बच्चे, मैं सच में बता रहा हूं, अपना जो तैयारी का जो समय है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीलिम पहले पढ़ोगे तो प्रीलिम और मेंस में हार्डली 2 या 3 वीक का गैप होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का गैप होता है। गॉट इट? अब इस 1 मंथ में आप ऐसा क्या मैजिकल कर ले जाओगे कि आपका लेवल एकदम से प्रीलिम से मेंस के लेवल पे आ जाएगा, जो कि आप 6-7 महीने से प्रीलिम क्रैक कर पाए हो। बात समझ में आ रही है? ओके? तो ये बहुत बच्चों के साथ दिक्कत होती है। मैं नहीं मानता हूं, या कोई और भी सजेस्ट शायद नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, वो सजेस्ट करेंगे आपको बैचेस के ऊपर, जिनका प्री बैच अलग चलता है, पेड बैचेस, ठीक है ना। जो लोग आपको पेड बैचेस पढ़ाएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे, प्रीलिम अलग है, मेंस अलग है, प्रीलिम का अलग कोर्स लो, मेंस का अलग कोर्स लो, ये चक्रों में अगर आप फंस रहे हो तो फिर शायद लंबा खींचेगा आपका कहानी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे शुरुआत से बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए प्री और मेंस की तैयारी करेंगे, उनको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। दैट्स माई गारंटी। तो मैं मान सकता हूँ शुरुआत में ये क्वेश्चन शायद बाउंस हो रहे होंगे, लेकिन यार कोई रोक थोड़ी रहा आपको। रोको, वीडियो दोबारा से पीछे जाओ, फिर दोबारा से देखो, पहले खुद से बनाओ, 2 बार गलत, 1 बार गलत, फिर दोबारा से सुनो। यार एफर्ट लोगे तो क्यों नहीं समझेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। तो जो लोग नए हैं, इन वीडियो को स्किप ना करें। मैं ये अगर आप करेंगे तो शायद आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ समय बाद यही वीडियो ढूंढ रहे होंगे और आप शायद मिलेगा नहीं, ये कंटेंट आपको दोबारा कहीं मिलेगा नहीं। फिर आप बोलोगे यार मैं कहाँ पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, फिर वही क्वेश्चंस जो अननेसेसरी क्वेश्चंस है जो बार बार बच्चे पूछते हैं, मेंस का कंटेंट कहाँ मिलेगा, मेंस के क्वेश्चन कहाँ से करें। तो क्योंकि जब रिक्वायरमेंट आती है तब आप ढूंढने भागते हो, जब मिल रहा है तब नहीं कवर करोगे तो दिक्कत में पड़ सकते हो। ये मैं एकदम क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं ये आप लोगों को एकदम फ्री अवेलेबल कर रहा हूँ, मैं इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। करेक्ट? पेड बैचेस उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार हमें सीखना है, सिस्टमैटिक सीखना है, दैट फॉर देम। कोई मनाही नहीं है, बिंदास आइए। मैं खुद पेड बनाता हूँ, बट मैं जानबूझ के ये सीरीज भी रखता हूँ ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे से इसको फॉलो भी करें। और एकदम मैं कोई क्वालिटी में फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मेरे पेड बैच में मैं अलग कंटेंट देता हूँ। मैं दोनों जगह सेम पढ़ाता हूँ, मैं क्लियर सबको बोलता हूँ। लेकिन हाँ, पेड बैच में एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि थोड़ा सा बच्चे सीरियस रहते हैं, वहाँ पे जो क्राउड आता है वो दे आर वेरी सीरियस अबाउट द थिंग्स और कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। यूट्यूब में पढ़ाने में यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, रोज क्राउड बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया, अगर सेम बच्चे कल नहीं आए या कुछ और नए बच्चे कल एकदम से आ गए तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट जाएगा उनके साथ कॉप अप करना। दैट हैपन्स इन द फ्री बैचेस, ओके। लेकिन फिर भी मैं कॉप अप करता हूँ। इसलिए मैंने ये अपलोड क्यों कर रहा हूँ वीडियो, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं मेंस लेवल पढ़ाता हूँ और लाइव पढ़ाता हूँ तो आधे बच्चों के ऊपर से आ रहा होता है, फिर वो बैच का पूरा जो माहौल होता है वो पूरा डिस्टर्ब रह जाता है। तो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दीज क्वेश्चंस, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, डेफिनेटली आई विल सॉर्ट इट आउट। ओके, गॉट इट? क्लियर दोस्तों? तो फॉलो करते रहिएगा। और एक और रिमाइंडर कि मेरा बैच 17 जून से शुरू हो रहा है,
ठीक है। अगर आप ये वीडियो 17 जून के पहले देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद भी देख रहे हो तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस बैच के लिए, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन लेक्चर हम वहाँ लेते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप पुराने लेक्चर अगर आपके कुछ मिस भी हुए हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। गॉट इट, क्लियर दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। अनअकैडमी पे भी मेरे सारे बैचेस लाइव रन होते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे भी मेरे इस चैनल पे भी मैं क्वांट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को शॉर्ट और ईजी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, नाइस।